नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। आप बनना चाहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, उसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम पास करने हैं, एक तो प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद में सीधे साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में केवल आपको पास ही नहीं करना है, वहाँ पर स्कोर भी अच्छा करना है, क्योंकि फाइनल जब आपका कट ऑफ बनेगा तो वो मार्क्स भी उसमें जोड़े जाएँगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस को समझना। सिलेबस में बहुत सारा पार्ट है, जो 2 बार आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस को 2 भागों में बाँटा गया है और ये जो 2 भाग हैं, उसमें भूगोल भी ऐसा ही है, जो 2 भागों में बाँटा गया है। अब देखिए, सिलेबस को 2 भागों में बाँटे, तो एक आपका पार्ट 1 जो है और दूसरा आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में सामान्यतः लोग कहते रहे हैं कि ये जीएस का ट्रेडिशनल सिलेबस है। तो जीएस का सिलेबस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल कितना है, कितना नया है, ये हमको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सोशल साइंस का सिलेबस है, जो कि कंप्लीटली न्यू है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कंप्लीटली न्यू नहीं है। आज हम ज्योग्राफी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी कितना जीएस में और कितना सोशल साइंस में। जब इसको जीएस में दिया गया तो ट्रेडिशनल सिलेबस वैसे ही लगभग दिया गया है, जहां पर ऐसे लिख दिया गया है कि भारत का और भारत के साथ साथ विश्व का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई विशेष बात अलग से नहीं की गई है। कुछ टॉपिक हैं जिसको मैंने एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें जीएस के सिलेबस को हमने एनालिसिस किया था और वो वीडियो आप लोगों के द्वारा बड़ा सराहा गया। कई लोगों का उसके बाद में मैसेज आया, कॉल आया कि आपने जो वो एनालिसिस की है उसके बाद में सिलेबस हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये जो जीएस का सिलेबस है, इस जीएस के सिलेबस में आपको लगभग वो चीज़ें पढ़नी है जो सामान्यतः आप जीएस में पढ़ते हैं। लेकिन जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में जो ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है सोशल साइंस में, जिसको आप स्वास्थ्य से जोड़कर पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे वास्तव में स्वास्थ्य भूगोल आपको पढ़ना है। लेकिन भूगोल शब्द क्यों लिखा गया, इसके बारे में आपने कभी सोचा? अगर भूगोल लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें कॉमन होंगी या फिर भूगोल से रिलेटेड होंगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल विषयांतर पाठ्यक्रम दे दिया गया होगा। विषयांतर पाठ्यक्रम दिया जाता तो उसका नाम भूगोल न रखा जाता। जब आप जीएस के लिहाज से इसको पढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। फिर आप पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, फिर मानव और आर्थिक भूगोल को पढ़ते हैं, और फिर जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आता है, अगर आप न्यू कमर हैं, पहले से कुछ नहीं पढ़ा है आपने। तो जो बेस है, बेसिकली कहा जाए, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो आपका बेसिक है, बेसिक्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। बेसिक्स यहीं से आपको पता चलते हैं और यही वो बेस है जिस पर पार्ट 2 टिका हुआ है। मैं जान रहा हूं बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि पार्ट 1 हमारा तैयार है। वो गलत भी नहीं है, पार्ट 1 उनका वास्तव में तैयार है, कुछ उन चीजों को छोड़कर जो सामान्यतः पीसीएस के, आरओ के या अन्य किसी जीएस के पाठ्यक्रम में नहीं रहती है, बाकी तैयार है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम सोशल साइंस वाले पे आते हैं तो जो बेस आपने वहां पर बनाया है, चाहे आपने हमारे माध्यम से या किसी भी बैच के माध्यम से बनाया है, या आपने अपने आप सेल्फ स्टडी की है, आपने बहुत पहले से तैयारी की है, आपने कई एग्जाम दिए हैं, वही बेसिक यहाँ पर काम आने वाला है स्वास्थ्य भूगोल में। पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है? स्वास्थ्य भूगोल का अर्थ। पहला टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य भूगोल का अर्थ एवं महत्व। दूसरा टॉपिक क्या है? रोगों को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय। अब देखिए, समझिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि वास्तव में भौतिक कारक क्या होते हैं, भौतिक भूगोल आपने नहीं पढ़ा है, आपने सामाजिक और आर्थिक समझ नहीं विकसित की है भूगोल की, आपने पर्यावरण के बारे में बेस नहीं तैयार किया है, तो इन चीजों को समझने में दिक्कत होगी। कैसे? जैसे मैं कहूंगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इन रोगों का प्रसार बहुत ज्यादा होता है। कौन से रोग? वो तो आप पढ़ रहे हैं कि इन रोगों का, लेकिन आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। मैं कहूं कि टुंड्रा प्रदेशों में ये विशेषता पाई जाती है। मैं कहूं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर टेम्परेचर ठीक ठाक पाया जाता है। विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में चाहे, और विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में आप चाहे जाएं,
तो वहां पर रोगों का पैटर्न अलग पाया जाता है, क्योंकि रोगों को पनपने के लिए टेम्परेचर और वाटर, पानी, इन दोनों की बहुत भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि आपने अगर अपना कॉन्सेप्ट सही कर लिया है तो ये आपको समझ में आएगा। पर्यावरणीय अवनयन और प्राकृतिक आपदाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं आपदा आती है तो मनुष्य क्या केवल आपदा आने के तक ही प्रभावित होता है? अगर आपदा आई तो आपदा, मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आ गई, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर बाढ़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि बाढ़ आएगी कहां और बाढ़ क्यों आती है, कैसे आती है, बाढ़ की परिभाषा क्या होती है, तो वो आप समझ गए, तो उसके बाद में बाढ़ आने के बाद क्या क्या समस्याएं होती हैं, इनको भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे कि बाढ़ आने के बाद में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे विकसित की जाए, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए, और बाढ़ चली गई उसके बाद में राहत का कार्य कैसे किया जाए। लोगों को अगर मान लो कि जरूरत पड़ रही है कि उनको कहीं पर माइग्रेट करना है, लोगों को जरूरत पड़ रही है कि वहां पर बहुत सारा डेंगू फैल रहा है, वहां पर मलेरिया फैल रहा है, वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा पनप गए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये समझ आपको भूगोल से लानी पड़ेगी, जो आपके जीएस वाला सिलेबस है, लेकिन उसके बाद में जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहां पर वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। दूसरी चीज जैसे भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा कहां से? एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर पूरा आप कहां पढ़ते हैं? भूगोल में। आप एग्रीकल्चर कहां पढ़ते हैं? आप भूगोल में पढ़ते हैं। मृदा कैसी होगी, वहां पर कौन सी फसल होगी, किस फसल के लिए कितने बारिश की जरूरत पड़ेगी, कितना, किस फसल के लिए टेम्परेचर जरूरी होता है, चाय की खेती कहाँ होगी, कॉफी की खेती कहाँ होगी, मसालों की खेती कहाँ पर होगी, धान गेहूं की खेती कहाँ पर होगी, मक्का कहाँ से सही पैदा होगा, कमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी है। क्योंकि हमारे देश में अभी जो आजीविका है वो ज्यादातर लोगों की कृषि पर निर्भर है, और कोई कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले या कुछ भी कर ले, लास्ट में खाएगा क्या? खाएगा तो वो अनाज ही ना। तो अगर भूख को मिटाना है तो एग्रीकल्चर को आपको अच्छा करना पड़ेगा, अगर आपको कुपोषण को मिटाना है तो आपको एग्रीकल्चर को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये भूगोल से आप पढ़ते हैं। केवल आंकड़े पढ़ लेने से काम नहीं होगा। अगर केवल आंकड़े पढ़ लेते हैं आप, तो केवल आंकड़े पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा। आंकड़ों के बाद भी आपको कॉन्सेप्ट लेवल पर जाना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट आपको भूगोल से मिलेगा। अब अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपको आसानी होने वाली है। प्रमुख रोगों के वितरण और प्रतिरूप, मैंने बताया ना, रोगों को शुरुआत में ही बताया कि वितरण में आपको क्षेत्र बताए जाएंगे, और क्षेत्र आपको तब पता चलेंगे जब आपने भूगोल में पढ़ रखा होगा कि इसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं, इसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, इसको ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। इस बेल्ट, यहां पर क्या क्या विशेषताएं इस बेल्ट में पाई जा रही हैं, तो अलग नहीं है, ये भूगोल का ही केवल आप कह सकते हैं स्वास्थ्य एंगल है, हेल्थ एंगल। हेल्थ एंगल आप ज्योग्राफी आपको पढ़ना है सोशल साइंस में, बात समझ में। तो जो गोल्डन जोन है आपके लिए, सबसे अच्छी चीज ये है कि जीएस ज्योग्राफी चाहे पढ़ रहे हैं और चाहे सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के अंतर्गत, तो यहां पर कॉन्सेप्ट और फिजिकल बेस बनाएंगे, और यहां पर उसी को अप्लाई करके हेल्थ, डिसीज और पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिसीज बनाने में, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनती है, तो पॉलिसी बनाने में स्पेशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका बहुत महत्व होता है। हर क्षेत्र की अलग अलग पॉलिसी, और जब टारगेटेड पॉलिसी आप बना रहे हैं, टारगेटेड, मान लीजिए कि कोई जनजातीय क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के लिए अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी, रूरल एरियाज के लिए अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और अर्बन एरियाज के लिए अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो कॉमन टॉपिक को आप यहां पर साथ में लेके चलिए, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और यहां पर आप क्या करिए, उनको अप्लाई करिए, तब आपका आसानी से काम होगा। यहां पर जब पर्यावरण प्रदूषण, इन चीजों के बारे में पढ़िए, तो यहाँ पे पर्यावरण अवनयन और उसका मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो वो कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। पर्यावरण और सतत विकास, अगर इस पर हम ध्यान रखेंगे तो प्राकृतिक आपदाओं पर हम कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उनका ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योग्राफी कैसे देखनी है? हेल्थ एंगल से आपको देखना है।
आप जैवमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो पर्यावरणीय कारकों के बारे में जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उन कारकों की समझ तभी विकसित हो पाएगी। तो इन चीजों को आप साथ साथ में कवर करें, ये इधर पढ़ें फिर इधर अप्लाई करें। लेकिन ये कैसे हो पाएगा जब जीएस में भी आप अच्छा पढ़े होंगे और सोशल साइंस में भी आप अच्छा पढ़े होंगे, है ना। भारत में कृषि तो खाद्य सुरक्षा मैंने बताया, संसाधनों की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, आर्थिक कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाते समय ये कई बार बताया है कि ज्योग्राफी हमको रोजगार तो दे रही है, ज्योग्राफी में इंडस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको रोजगार तो मिलता है, लेकिन कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस में वहां पर जब आप पढ़ेंगे, जब फेफड़ों में बीमारी हो जाती है, कतरन लगातार जाती रहती है। चमड़ा उद्योग इंडस्ट्री आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो इंडस्ट्री ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको रोजगार का जिक्र तो होगा, लेकिन उससे कितना प्रदूषण फैलता है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, और उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के नजरिए से आप देखिए तो यहाँ पर कवर करना है। और मानव और आर्थिक भूगोल को जब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो भूख और कुपोषण के भूगोल को यहाँ से आप रिलेट करके पढ़ेंगे। कृषि को पढ़ेंगे तो कुपोषण पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल को पढ़ेंगे तो तुरंत आप इसको रिलेट करेंगे कुपोषण से, भूख से। करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर इस तरीके से आप कर ले जा रहे हैं तो आप बेस यहाँ पर, एप्लीकेशन यहाँ पर, इफेक्ट यहाँ पर देख के अपनी दोनों सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। लेकिन इसके लिए चाहिए समझ, इसके लिए चाहिए एक डीप एनालिसिस। ये काम अगर आप कर ले जा रहे हैं तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। भूगोल को कैसे पढ़ें? यहाँ पे भारत का भौतिक एवं सांस्कृतिक परिचय आप पढ़ें, नगरीकरण पढ़ें तो यहाँ पर तुरंत आप मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले भौतिक और सामाजिक कारकों के बारे में पढ़ें। आप यहाँ पर मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ें तो यहाँ पर विश्व और भारत में प्रमुख रोगों के वितरण और कैसे वो प्रभावित करते हैं उनको पढ़ें। आप यहाँ पर नगरीकरण पढ़ें तो नगरीकरण से कैसे कैसे बीमारियां फैलती हैं, लाइफस्टाइल और गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इनसे क्या संबंध है अर्बनाइजेशन से, इसको कनेक्ट करें। अर्बनाइजेशन अगर आप पढ़ लेते हैं और स्लम्स नहीं पढ़ते हैं, स्लम्स आप पढ़ लेते हैं और आप स्लम्स की समस्याएं जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको नहीं पढ़ते हैं तो आपका काम कैसे बनेगा? तो इनको रिलेट करके पढ़ना है। इसीलिए जीएस को छोड़ना नहीं है। जीएस आप जोड़ रहे हैं कि 50 नंबर का है, आप ज्योग्राफी में जोड़ रहे होंगे 5-6 सवाल आएंगे। मैं ज्योग्राफी और हेल्थ ज्योग्राफी दोनों को जोड़ के मैं मानता हूं कि 12-15 सवाल आपके ज्योग्राफी से अकेले आ जाएंगे। 15 सवाल तक ये जा सकता है मामला। बात समझ रहे हैं? तो आप इन दोनों को रिलेट करिए। आप जब इन टॉपिक्स को पढ़िए, सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तो यहां पर तुरंत आनुवांशिक, संचारी, गैर संचारी रोगों के वर्गीकरण पर ध्यान दीजिए कि कैसे जो आप वायुमंडल, जलमंडल पढ़ रहे हैं उससे कैसे ये रिलेट है, ये रोगों का वितरण कैसे रिलेटेड है। खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं तो भारत की स्वास्थ्य देखभाल नियोजन नीतियों के बारे में पढ़िए कि ऐसा तो नहीं है कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते करते लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कोयले की खदानों में लोगों को उतार देते हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य पर उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। हम परिवहन का विकास तो करते चले जा रहे हैं लेकिन उससे जो निर्वासन हो रहा है, उससे जो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि से जब आप देखेंगे तो कैसे उन लोगों को उनके मुख्य रूप से जो उनका पेशा था, मुख्य रूप से जो उनका रहन सहन का तरीका था उससे अलग किया जा रहा है। महज एक छोटा सा कंपनसेशन देके, थोड़ा सा एक अमाउंट दे दिया जाता है। तो क्या ये उनके साथ न्याय है? इसको रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तब आप स्वास्थ्य नीतियों को करंट अफेयर के साथ जब अपडेट करके सही से समझकर आप अपने पाठ्यक्रम को सही से समझकर तैयार करेंगे तो सवाल आपके दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जीएस, भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। दूसरे स्टेप पे आपको जाना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। जीएस का कोई भी टॉपिक जब आप पढ़िए तो उसको सोशल साइंस से तुरंत आप रिलेट करिए। जीएस को पर्यावरण प्रदूषण से जोड़िए। पर्यावरण प्रदूषण जीएस में आप पढ़ते हैं तो उसको सोशल साइंस से जोड़िए कि प्रदूषण से क्या और नुकसान हो रहा है, कैसे कैसे रोग डेवलप हो रहे हैं, कैसे कैसे रोगों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो जीएस को केवल अलग एक इंडिविजुअल मत मानिए, आप जीएस को पर्यावरण से इस तरीके से जोड़िए कि सोशल साइंस में ज्योग्राफी का जो हेल्थ एंगल है वो भी इसमें से जुड़ जाए। कॉन्सेप्ट तुरंत दिमाग में फिक्स हो जाएगा तो आगे आपका जो एप्लीकेशन है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। और मैप को साथ लेके चलिए। भौगोलिक जानकारी पर केवल आपको ये नहीं करना है कि बस रट लेना है, उन पर फोकस करना है।
जापानी एंसेफेलाइटिस गोरखपुर में ही क्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? तराई बेल्ट है पूरा, वहां पर उसके कारक हैं, धान के खेत हैं, सुअर के बाड़े हैं जो उसको फैलाने में भूमिका निभाते हैं। यूपी से इसको रिलेट करिए और भारत की जो लेटेस्ट देखभाल नीतियां, हेल्थ केयर पॉलिसीज हैं, उनको आप ज्योग्राफी से रिलेट करने की कोशिश करिए। यूपी की जो है उनको रिलेट करने की कोशिश करिए कि क्योंकि अंततोगत्वा ये यूपी का एग्जाम है, तो यूपी स्पेशल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चाहे हमने आपको बताया भौतिक भूगोल है, पर्यावरण है, कृषि है, इन सबको पढ़ना है, लेकिन ऐसे लिंक करना है। कृषि को कुपोषण से, खाद्य सुरक्षा से, पर्यावरण को उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं सामान्य जनजीवन पर, उससे मानव भूगोल को रोग वितरण से, है ना, और रोगों के वर्गीकरण को आनुवंशिक, संचारी, गैर संचारी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, और भारत की स्वास्थ्य नीति को करंट से, और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जानकारी और उत्तर प्रदेश की समस्याओं से उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे काम आप जब कर लेंगे तो आपका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। आप अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर ये तैयारी कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का हमारे पास कोर्स है, सोशल साइंस अलग से है। अगर आपको लगता है कि जीएस का सारा काम आप कर चुके हैं, रिलेशन केवल आपको सोशल साइंस बता दिया जाए, आप स्थापित कर लेंगे, तो आपके लिए ये बैच है। आप आसानी से सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से जुड़कर पढ़िए, और सबसे अच्छा रहेगा आप इस बैच को ज्वाइन करिए। आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, डाउट भी आपका क्लियर होगा, लाइव क्लासेज होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसके मिल जाएंगे आपको, और इससे जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, द सक्सेस प्रेप ऐप है, इसको डाउनलोड करिए, बैच में डेमो लीजिए, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। आप अपनी तैयारी में कोई कसर न छोड़िए, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है, और ये वैकेंसी, ये अवसर बात आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छी पोस्ट है, बढ़िया जॉब है, और इसका लाभ आप जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।